तक्षक काल सर्पयोग कुंडली में कैसे निर्माण होता है, इस विषय में जानेंगे। तक्षक काल सर्पयोग कैसे बनता है कुंडली में, ये हमने पढ़े थे। अनंत नाम का काल सर्पयोग, उसका फल क्या है, किस प्रकार से है, चलिए उसको थोड़ा समझने के लिए करते हैं, फिर तक्षक काल सर्पयोग में जाएंगे। टोटल ज्योतिष में 288 प्रकार के बताए गए हैं काल सर्पयोग। आपको पूछा जाएगा कि काल सर्पयोग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 288 प्रकार के। 288 प्रकार के में जो प्रमुख हैं वो 12 हैं। तो सबसे पहले अनंत नाम का काल सर्पयोग, लग्न से सप्तम भाव तक बनने वाला इस योग को अनंत काल सर्पयोग कहा जाता है। इस योग के कारण व्यक्ति को मानसिक अशांति, जीवन की अस्थिरता, कपट बुद्धि, प्रतिष्ठा हानि, वैवाहिक जीवन का दुखमय होना इत्यादि प्रभाव देखने को मिलते हैं। जातक को आगे बढ़ने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति निरंतर मानसिक रूप से अशांत रहता है, अर्थात मानसिक परेशानियां बढ़ जाती है। इस प्रकार से बता रहे हैं, एक मिनट। तो इस प्रकार से ये काल सर्पयोग के बारे में बता रहे हैं कि नेट स्लो हो गया था, फिर दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं। तो अनंत काल सर्पयोग का हमने फलाफल जाना, तो अब कुलिक काल सर्पयोग के बारे में परिचर्चा करेंगे। अब ये अनंत कुलिक जो काल सर्पयोग है, ये क्या करता है कि स्थान में राहु बैठा हो और अष्टम स्थान में आपका केतु बैठा हो, तो ये आपका कुलिक नाम के काल सर्पयोग का निर्माण होता है। तो ये क्या कर रहा है, द्वितीय स्थान जो वाणी का भी कारक है, धन का भी कारक है, तो द्वितीय स्थान और अष्टम स्थान में पड़ इस योग के कारण जातक को आयुष में भी, आयु स्थान में भी पड़ रहा है, तो जातक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि द्वितीय भाव से धन का, वाणी का, कुटुंब का विचार किया जाता है और अष्टम भाव से आयु का विशेष करके विचार किया जाता है। गड़ा हुआ धन, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग जो है वो अष्टम भाव से विचार किया जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये अगर भाव पीड़ित होता है तो क्या क्या परेशानियां क्रिएट कर देता है, तो ऐसा बता रहे हैं कि धन और स्वास्थ्य के ऊपर विशेष प्रभाव डालता है। प्रदीप मिश्रा जी म्यूट कर लीजिए। जी जी। तो यहाँ कह रहे हैं आर्थिक पक्ष का जातक कर्कश वाणी से युक्त होता है, क्योंकि द्वितीय भाव हमने बताया था, वाणी में वो मधुरता नहीं होती है जिस जिस हिसाब से मधुरता होनी चाहिए, तो इसलिए कर्कशा वाणी को कह रहे हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी फल कथन समझने के लिए, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है, तो वो संबंधित प्रभाव करता है, ठीक है, और दाएं नेत्र का भी कारक है। तो जातक कर्कश वाणी से युक्त होता है, जिसके कारण कलहहीन स्थिति को निर्मित होती ही है, साथ ही वह पारिवारिक विरोध एवं अपयश का भागी भी बनता है। योग की तीव्रता के कारण विवाह में विलंब के साथ विच्छेद तक भी हो सकता है, अर्थात संबंध विच्छेद भी हो सकता है परिवार से, कुटुंब से। तो कहने का सारांश यह है कि द्वितीय भाव में राहु बैठा हो, अष्टम में केतु बैठा हो, आपका लग्न से लेकर के भाग्य स्थान पर्यंत सभी ग्रह एक तरफ बैठे हों, तो कैसे प्रभाव डालेगा इस विषय में देखते हैं ये कुंडली में। तो आपको विशेष करके कितना पावरफुल है ये काल सर्पयोग, उसके अनुसार ही आप कहेंगे। अब राहु बैठा है यहाँ पर, केतु बैठा है अष्टम में, और बाकी जो ग्रह होने चाहिए वो इस तरफ होने चाहिए, तो ये पूर्ण काल सर्पयोग माना जाएगा। अगर इधर होंगे तो इसको विद्वानों ने इसको काल सर्पयोग नहीं माना है। अग्रे राहु, अधक केतु, मध्य मध्य में सभी ग्रह युक्त हो तो ही जानना चाहिए, ठीक है। अब अनंत कुलिका भी हो गया। वासुकी नाम का काल सर्पयोग का फल कहते हैं,
वासुकी जो काल सर्प योग है, तृतीय स्थान जो होता है वो भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है। तो और दूसरा जो केतु जाकर के बैठता है नवम स्थान में बैठता है। जैसे कि मान लीजिए कुंडली हम बनाते हैं, तो वासुकी नाम का काल सर्प योग जो कैसे बनता है, इस विषय में राहु तृतीय स्थान में बैठ गया, पराक्रम के स्थान में बैठ गया, भाई बहनों का स्थान में बैठ गया, और दूसरा केतु भाग्य स्थान में बैठ गया, धर्म कर्म स्थान में बैठ गया। तो यहाँ जो प्रभाव डाल रहा है, और अन्य ग्रह होने चाहिए आपको द्वितीय भाव से लेकर के आपके दसम भाव। राहु के साथ भी बैठा हो तो भी होगा, केतु के साथ बैठा हो तो भी होगा। तो इधर होगा तो उसको मान्य विद्वानों ने नहीं है दिया है, मान्यता नहीं दिया है। ठीक है। अब ये क्या करता है, तो ये अब कह रहे हैं यह तृतीय नवम तक बनता है। पारिवारिक विरोध, पारिवारिक विरोध क्यों होगा? भाई बहनों के साथ संबंध में खटास उत्पन्न कर देगा। ठीक है। तो फिर आगे कह रहे हैं मनमुटाव, मित्रों से धोखा, भाग्य की प्रतिकूलता, अर्थात आपका अनुकूल नहीं होता है। आप जितना परिश्रम करते हैं उसका अनुरूप आपको फल प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए प्रतिकूल, भाग्य की प्रतिकूलता बात बता रहे हैं। व्यवसाय या नौकरी में रुकावटें, क्योंकि जहां भी आप इंटरव्यू देते हैं या नौकरी भी करते हैं, कहीं ना कहीं अड़चने पैदा होता है, उससे आपको तरक्की में आपके बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। जितना प्रबल होगा, जितना निम्न होगा, राहु केतु के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो आपका काल सर्प योग में न्यूनता आ जाती है, अर्थात कमी आ जाती है। क्योंकि गुरोर पूर्ण दृष्टि नानिष्ट फलदः कहा है, गुरु की अगर पूर्ण दृष्टि होती है तो वो जो अशुभ फल देने वाला भी होगा उसमें भी कमी होती है। तो कहा भी है कि गुरु दश सहस्रा बुधो बुधो दश सहस्राणि शुक्रो दश शतानि च लक्ष्यमेकं तु दोषाणाम गुरु लग केंद्रे व्यपोहति। 1200 को दूर कर देता है बुध अगर केंद्र में बैठता है, 10,000 दोषों को दूर कर देता है शुक्र केंद्र में बैठता है, और 1,25,00,000 दोषों को दूर कर देता है अगर देव गुरु बृहस्पति केंद्र में स्थित होता है। तो इन इन विषयों को भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं, धर्म के प्रति नास्तिकता, अर्थात कभी कभी तो क्या है कि उसमें धर्म के प्रति नास्तिकता उत्पन्न कर देता है, कानूनी रुकावटें आदि बातें देखने को मिलती है। जातक धन अवश्य कमाता है किंतु कोई ना कोई बदनामी कर उसके साथ जुड़ी होती है, उसे यश पद प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, विद्वानों का। कृपया म्यूट कर लें गुरुदत्त व्यास जी, अन्य लोग म्यूट कर लें, आप शीघ्र शीघ्र म्यूट कर लें। अब यहाँ आगे कह रहे हैं शंखपाल नाम का काल सर्प योग का फल कथन कह रहे हैं। अब चतुर्थ भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए? टीका ग्राम गेहादि वृद्धि स्थानम गमागमो प्रवेशम मातरम चैव निधि मंत्र औषधम सुखे। इससे भूमि वाहन बगीचा हो जो है मंत्र औषधि इत्यादि का भी विचार किया जाता है। और चतुर्थ भाव से जो होता है विद्या का भी विचार द्वितीय भाव से भी करना चाहिए, साथ साथ में आपका चतुर्थ भाव भी से भी करना चाहिए। जितना आर्थिक समृद्धि होगा उतना ही अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकता है। द्वितीय भाव वाणी का भी कारक है, इसलिए हमारे प्रोफेसर गणेश मिश्रा गुरुजी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हैं, वो गुरुजी इस विषय में व्याख्यान दे रहे थे। द्वितीय चतुर्थ भाव और पंचम भाव, ये तीनों भावों से विद्या का विचार जरूर करना चाहिए। तो ये चतुर्थ जो भाव होता है, चतुर्थ भाव में जब विघ्न डाल रहा है, तो आप देखिए चतुर्थ भाव में काल सर्प योग का निर्माण कैसे होता है। ये चतुर्थ भाव में अर्थात राहु बैठ गया और केतु हुआ दसम भाव में। तो मातृ स्थान में अब माता का भी विचार चतुर्थ भाव से करना चाहिए, और साथ साथ में चंद्रमा से भी, और चंद्रमा से चतुर्थ भाव से भी माता का विचार किया जाता है। पिता का सूर्य से विचार करना चाहिए, नवम भाव से भी विचार किया जाता है, दशम भाव से भी किया जाता है, और सूर्य के साथ साथ में सूर्य से नवम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है।
ऐसा पराशर सिद्धांत में बताया गया है। अब जो है राहु इस प्रकार से बैठा है तो कुंडली में इस भाग में अन्य कोई ग्रह नहीं होना चाहिए और इधर सभी ग्रह स्थित हो तो आपका ये शंखपाल नाम का काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब यहाँ कह रहे हैं अब यह योग चतुर्थ से दसम भाव में निर्मित हो रहा है। तो दसम भाव जो होता है कर्म स्थान है, कर्म स्थान है। इससे प्रभाव से व्यवसाय, नौकरी, विद्याध्ययन इत्यादि पक्षों में रुकावटें आती हैं, घाटे का सामना करना पड़ता है, अर्थात आर्थिक जो है इधर उधर घर में कलह उत्पन्न कर देता है। तो इसके कारण आपको कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी ये रुकावटें इत्यादि उत्पन्न कर देता है। अब वाहन एवं भृत्य तथा भृत्य का तात्पर्य होता है नौकर इत्यादियों का भी, वाहन एवं तथा कर्मचारियों से लेकर कोई ना कोई समस्या हमेशा आती है। आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब हो जाती है कि दिवालिया होने की परिस्थितियां भी आ जाती हैं, क्योंकि दशम स्थान जो कर्म स्थान है, आप लीडरशिप करके अगर आप कंपनी चलाते हैं या कोई कारोबार चलाते हैं या दुकान को कुछ आप जो है जैसे कि मान लीजिए कोई इत्यादि चलाते हैं, बड़े स्तर पर कार्य करते हैं, कोई ठेकेदारी होता है, तो इत्यादियों के विषय में ये चीज बता रहे हैं, क्योंकि दशम कर्म स्थान है, कर्म से जुड़ा हुआ है इसलिए। शर्मा जी, रविशंकर शास्त्री जी म्यूट कर लें। तो इसके बाद आपने जाना अभी शंखपाल नाम का काल सर्पयोग, उसका फलाफल के बारे में जाना। अब पद्म नाम का काल सर्पयोग का कैसे निर्माण होता है। ये पद्म नाम का काल सर्पयोग होता है आपका पंचम भाव में राहु बैठा हो और आपका एकादश स्थान में केतु बैठा हो, तो ये पद्म नाम का काल सर्पयोग का निर्माण हो रहा है। इधर कोई ग्रह नहीं होने चाहिए तो पूर्ण रूपेण होगा। तो इसमें पंचम भाव क्या क्या, पंचम भाव से हम विचार करते हैं संतान का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं, एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं, ठीक है, जो है आय का स्रोत का विचार करते हैं, वृद्धि से कहते हैं, ठीक है। तो आपको इस संबंधित उच्च उच्च शिक्षा प्राप्ति में कहीं ना कहीं रुकावटें आएगा। संतान में राहु बैठा है तो पहला संतान जो है खराब होने हो जाता है। धनंजय पांडे जी म्यूट कर लें। एकादश स्थान में जो है वृद्धि स्थान है तो वहां से भी आपका लाभ इत्यादियों में भी प्रभाव डालता है। तो पंचम से एकादश भाव में राहु केतु होने से यह योग होता है। इसके कारण संतान सुख में कमी या संतान का दूर रहना अथवा विच्छेद या गुप्त रोगों से जुड़ना पड़ता है। असाध्य रोग हो सकते हैं जिनकी चिकित्साओं में अत्यधिक धन का अपव्यय होता है। दुर्घटना एवं हाथों में तकलीफ हो सकती है। मित्र एवं पत्नी से विश्वासघात मिलता है। यदि सट्टा, लॉटरी, जुआ की लत हो तो इससे सर्वस्व स्वाहा होने में देर नहीं लगती, क्योंकि वृद्धि स्थान जो है एकादश स्थान भी प्रभावित हो रहा है। व्यक्ति लालच में लॉटरी इत्यादि, सट्टा इत्यादि शेयर मार्केट में पैसा लगा लेता है तो डूबने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब आपका पैसा डूबेगा, आपके धन में घाटा होगा तो पत्नियों में तो ढुसम ढुसम तो शुरू होगा ही होगा, घर में महाभारत होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज भी देखना है, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं शिक्षा प्राप्ति में अनेक अवरोध आते हैं, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा से लेकर से जातक की शिक्षा भी अपूर्ण रह सकती है। जिस व्यक्ति पर सर्वाधिक विश्वास करेंगे उसी से धोखा मिलता है। सुख में प्रयत्न करने पर भी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संघर्ष पूर्ण जीवन बीतता है, ठीक है। पद्म नाम का काल सर्पयोग के बारे में आपने अभी जाना। अब हम महापद्म काल सर्पयोग के विषय में चर्चा करेंगे। तो महापद्म जो काल सर्पयोग है वो किस प्रकार से कुंडली में निर्मित होता है ये हम समझते हैं। अब षष्ठम भाव में राहु बैठा हो, आपका द्वादश भाव में केतु बैठा हो और संपूर्ण ग्रह इस साइड बैठे, इधर कोई भी ग्रह ना हो, तो ये 100% आपको महापद्म नाम का काल सर्पयोग का निर्माण कराता है। अब ये महापद्म जो षष्ठम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं
इससे मामा का विचार करते हैं, मौसी का विचार किया जाता है, इससे आपका रोगों का विचार किया जाता है, शत्रुओं का विचार किया जाता है, ठीक है। आपका द्वादश भाव से विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है, मोक्ष अर्थात इत्यादियों का भी विचार किया जाता है। तो आपका व्यय व्यय भाव अर्थात आपका जो कमाया हुआ जो धन है वो अधिक किस प्रकार से खर्चा होगा इत्यादियों का भी, आपका खर्चा सही कार्यों में होगा या गलत कार्यों में होगा इत्यादियों का भी विचार किया जाता है। तो अब यहाँ देखिए छठे से 12वें भाव के इस योग में बनने वाली जो है मतलब क्या करे, चरित्र की गिरावटें, शत्रुओं से निरंतर पराभव आदि बातें होती है, यात्राओं की अधिकता रहती है, आत्मबल की गिरावट देखने को मिल जाती है, क्योंकि बार बार शत्रुओं का भय बना रहता है तो मानसिक जो है तनाव अधिक बढ़ जाता है। प्रयत्न करने पर भी बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलता है, गुप्त शत्रु निरंतर षड्यंत्र करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार का योग बनता है आपका महापद्म नाम का काल सर्प योग जब कुंडली में निर्माण होता है तो, ठीक है। अब हम तक्षक नाम का काल सर्प योग के विषय में चर्चा करेंगे। अब तक्षक नाम का काल सर्प कैसे बनता है कुंडली में, जो सप्तम भाव में है वहां राहु स्थित हो और लग्न में केतु स्थित हो। जैसे कि राहु यहाँ बैठा है, केतु आपका लग्न में बैठा है, बाकी सभी ग्रह इस साइड बैठे हो, इधर कोई भी ग्रह नहीं बैठे हो, तो ये पूर्ण रूपेण तक्षक नाम का काल सर्प योग होगा। लग्न से स्वास्थ्य, देह, रूप, वर्ण, ज्ञान, सुख और दुख इत्यादियों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से व्यवसाय, पत्नी का सुख, ठीक है, और स्त्री की कुंडली होगी तो पति का सुख इत्यादियों का विचार हम किया भाव से। तो ये भाव प्रभाव हो रहा है तो इससे संबंधित परेशानियां क्रिएट कर देता है। सप्तमेश लग्न तक यह योग होता है तो इसमें सर्वाधिक प्रभाव वैवाहिक जीवन एवं संपत्ति के स्थायित्व पर पड़ता है। जातक को शत्रुओं से हमेशा हानि मिलती है और असाध्य रोगों से जुड़ना पड़ता है। पदोन्नति में निरंतर अवरोध आते हैं, मानसिक परेशानियां का कोई ना कोई कारण उपस्थित होता ही रहता है। जब घर में ढुसुम ढुसुम होगा तो व्यक्ति का हर चीज में अनबन होगा, उसका हर कार्य करने में मतलब क्या होगा कि मनस्थिति ठीक नहीं होगा तो परिस्थिति को ठीक करने में भी वो व्यक्ति असमर्थ होगा, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। ये तक्षक नाम का काल सर्प योग ज्यादा घातक होता है, इससे बच्चों में भी प्रभाव पड़ता है, पति पत्नियों में दोनों में परस्पर मनमुटाव के कारण परिवार में कलह होता है, तो माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, कर्कोटक नाम का काल सर्प योग का कैसे निर्माण होता है। अब जो कर्कोटक नाम का काल सर्प योग जो बनता है वो आपका अष्टम भाव में राहु स्थित हो, द्वितीय भाव में आपका केतु स्थित हो, राहु यहाँ स्थित हो रहा है और केतु यहाँ स्थित हो। अब यहाँ प्रभावित क्या क्या हो रहा है और बाकी सभी ग्रह कहाँ स्थित हो, इस साइड स्थित हो, इधर कोई भी ग्रह ना हो, तो पूर्ण रूपेण काल सर्प योग माना जाएगा, ऐसा विद्वानों ने कहा है। क्योंकि आजकल व्यक्ति कोई भी देखता है, चाहे इधर भी बैठा हो काल सर्पयोग कह देता है व्यक्ति, इधर भी बैठा हो काल सर्पयोग कह देता है। तो इसको हमें स्पष्ट रूप से हमें अवलोकन करके ही बताना चाहिए। अब इसमें देखते हैं अष्टम भाव की द्वितीय भाव तक कर्कोटक योग होता है। जातक रोग और दुर्घटना से कष्ट उठाता है, ऊपर की बाधाएं भी आती हैं, अर्थ हानि, व्यापार में नुकसान, नौकरी में परेशानी, अधिकारियों से मनमुटाव, पदोन्नति, मित्रों से हानि एवं साझेदारी में धोखा मिलता है, रोगों की अधिकता, शल्य क्रिया अर्थात शल्य क्रिया का तात्पर्य ऑपरेशन, जहर का प्रकोप एवं अकाल मृत्यु आदि के भी योग बनते हैं। तो ये द्वितीय भाव धन का स्थान, धन स्थान है, कुटुंब स्थान है, आपका वाणी का स्थान है, विद्या का भी विचार किया जाता है। तो और ये आयु स्थान है, दुर्घटना इत्यादियों का भी किस प्रकार से क्या होगा
विचार के लिए, इसलिए इस प्रकार का अवलोकन हमें जरूर करना चाहिए। अब शंखचूड़ नाम का जो काल सर्प योग बनता है, वो नवम भाव में राहु बैठा हो, तृतीय भाव में केतु बैठा हो और बाकी सभी ग्रह मध्य में बैठे हो। इस साइड में आपके इस साइड कोई ग्रह ना हो, द्वितीय लग्न, द्वादश, एकादश, दशम इत्यादियों में कोई ग्रह स्थित ना हो, तो शंखचूड़ नाम का काल सर्प योग बनता है। अब तृतीय भाव पराक्रम का स्थान है, ठीक है, बंधु बांधवों का स्थान है, नवम भाव जो है भाग्य स्थान है, तो उसी से संबंधित हानि होगा अधिकतर। जो राहु जहां बैठता है वहां ज्यादा प्रभाव डालता है केतु के अपेक्षा, क्योंकि केतु से भी बेहतर जो घातक होता है वो राहु होता है। तो यह योग नवम से तृतीय भाव तक निर्मित होता है। यह योग भाग्य को दूषित कर देता है, व्यापार में हानि एवं पारिवारिक तथा अधिकारियों से मनमुटाव कराता है। फलतः शासन से कार्यों में अवरोध होता है, जातक के सुख में कमी देखने को मिलता है, क्योंकि जिस हिसाब से उस व्यक्ति संघर्ष करता है उस अनुरूप उसको फल प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए ऐसा बताया गया है। अब दूसरा, और दशम स्थान में राहु और चतुर्थ स्थान में केतु, ये घातक या पातक एक ही बात है। हम घातक भी कह सकते, पातक भी कह सकते, दोनों ही एक ही बात है। एक घातक नाम का काल सर्प योग का निर्माण होता है, जिसे हम घातक पातक एक ही बात है। अब राहु बैठा है दशम स्थान में, यहाँ केतु बैठा है, ठीक है, और बाकी सभी ग्रह इस साइड बैठे हों, इधर कोई भी ग्रह ना हो, ठीक है। राहु क्योंकि वक्र गति से घूमता है, राहु का सामने जाना था, ये राहु का सर है, तो सर से आगे जितने भी ग्रह हैं वो सभी प्रभावित होंगे, तो इसलिए बताया गया है। अब जो ये है दशम से चतुर्थ भाव तक यह योग बनता है। दशम भाव से व्यवसाय जानकारी मिलती है, संतान पक्ष की बीमारी भी होती है। दशम एवं चतुर्थ माता पिता का अध्ययन किया जाता है, अतः माता पिता दादा दादी का वियोग राहु की दशा अंतरदशा में ऐसा देखने को प्राप्त होता है। तो व्यक्ति का जो कर्म स्थान है, नौकरी इत्यादियों में भी परेशानियां क्रिएट कर देता है, ठीक है। और चतुर्थ स्थान में बैठा है, भूमि वाहन इत्यादियों में भी यहाँ पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। अगर हमेशा हमको ये फल कथन कहते समय ये देखना होता है कि दशम भाव में जो राशि, अगर राहु काल सर्प योग का निर्माण भी कर रहा हो, जिस स्थान का काल सर्प योग बन रहा हो, जिस भाव का, उस भाव का में जो राशि है, उस राशि का स्वामी उच्च का होकर के या स्वराशि का होकर के या मित्र का होकर के त्रिकोण या केंद्र में बैठा हो, तो फल में इतना कमी नहीं आएगी जितना कमी होगा। अगर उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य के साथ, पाप ग्रहों के साथ बैठ करके पीड़ित हो रहा हो, तो फल में अधिक परेशानियां आ जाएगी। अगर वो शुभ ग्रह अर्थात गुरु, शुक्र और बुध, चंद्रमा से युक्त होकर के बैठा हो या दृष्ट होकर के बैठा हो या इनके स्थान में जाकर के बैठा हो, गुरु इत्यादि देख रहे हो, तो फल में कमी आएगी। ये बात को भी ध्यान देना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात क्या होता है, इसका स्थिर कारक, जिन जिन भावों का स्थिर कारक ग्रह होता है, जैसे कि दशम स्थान का स्थिर कारक ग्रह हमने जो है बुध, ठीक है, गुरु, शनि और सूर्य, ये अगर उच्च का होकर के, मूल त्रिकोण का होकर के, स्वराशि का होकर के केंद्र त्रिकोण में स्थित होते हैं, तो भी इनका जो अशुभ फल है, उन अशुभ फल में कमी आएगी, ऐसा हमें जानना चाहिए, ठीक है। ये अगर पीड़ित रहते हैं तो ज्यादा ही घातक होता है। इस विषय में फिर चर्चा करेंगे, पहले सूक्ष्मता से हम समझ लें मेन पॉइंट। अब जो है पातक या घातक ये हमने समझा। अब ये विषाक्त काल सर्प योग का निर्माण कैसे होता है। एकादश स्थान में राहु स्थित हो, ठीक है, एकादश स्थान में राहु स्थित हो, पंचम में केतु स्थित हो, बाकी सभी ग्रह इस साइड हो, इधर कोई भी ग्रह स्थित न हो। तो इस विषय में कहते हैं कि एकादश भाव वृद्धि स्थान का कारक है, ठीक है। तो इससे क्या क्या परेशानियां क्रिएट होती है, तो इस विषय में कहते हैं पंचम स्थान विद्या और संतान का है,
तो राहु केतु की एकादश पंचम में स्थित होने से इस योग से नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, बंधु विरोधी, अति अनिद्रा रोग आदि स्थितियां बनती है। जातक को जन्म स्थान से दूर रहने को बाध्य होना पड़ता है। किसी लंबी बीमारी की संभावना रहती है, क्योंकि ये वृद्धि स्थान है। छोटे मोटे रोग होंगे तो उसको बड़ा कर देगा, अधिक कर देगा, तो इसलिए वृद्धि स्थान ये बढ़ा देता है, परेशानियां क्रिएट कर देता है। तो इस प्रकार से ये फलाफल को देने वाला होगा, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब जो कहते हैं 12वां नंबर का जो काल सर्पयोग है, जिसे इसको 11 नंबर को विषाक्त भी कहा या विषधर। विषधर और विषाक्त एक ही बात है, काल सर्पयोग, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का जो शेषनाग काल सर्पयोग का निर्माण होता है, वो होता है द्वादश भाव में आपका राहु स्थित हो और षष्ठ भाव में केतु स्थित हो, और बाकी सभी ग्रह इस साइड हो, इधर कोई भी ग्रह स्थित न हो। तो द्वादश से षष्ठ भाव के इस योग से जन्म से गुप्त शत्रुओं की अधिकता होती है, और साथ ही जातक की निरंतर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। फिर वो कहते हैं जिंदगी में बदनामी अधिक होती है, नेत्र की शल्य क्रिया करवानी पड़ सकती है, अर्थात द्वादश भाव बाएं नेत्र का कारक है, तो नेत्र में भी कहीं ना कहीं परेशानियां क्रिएट कर देता है। और कोर्ट कचहरी से मामलों में पराजय मिल सकती है, अर्थात किसी के साथ अगर आपका लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो रहा हो, कोर्ट कचहरी में इत्यादियों में आपके फंस के धन की खर्च होना, शत्रुओं से पराजय होना इत्यादि भी आपको होना पड़ सकता है। तो काल सर्पयोग के लक्षण कैसे, अगर व्यक्ति किसी का, आपका कुंडली भी आप किसी के पास नहीं है, तो उनके लक्षण के विषय में भी क्या कहते हैं, आइए जानने के लिए प्रयास करते हैं। काल सर्पयोग से जो जातक प्रभावित होते हैं उन्हें प्राय स्वप्न में सर्प दिखाई देता है, पहला, ठीक है। स्वप्न में सर्प दिखाई देना, किसी प्रकार से सर्प उनको दौड़ाना, सर्प भयभीत कर देना, किसी प्रकार का ऐसा ऐसा इत्यादि उनको होने लगता है। अब जातक अपने कार्यों में अथक परिश्रम करने के बावजूद भी आशा अर्थात आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसा कि बच्चे बहुत पढ़ाई करते, बहुत मेहनत करते हैं, उसकी अपेक्षा उनको परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है। जो बिजनेस करता है, जितना मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार उनको लाभ नहीं हो रहा है, वैसा वैसे इत्यादियों में भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। हमेशा जो है मानसिक तनाव से व्यक्ति ग्रसित रहता है, जिसके कारण सही निर्णय लेने में असमर्थ रहता है व्यक्ति, ये भी एक कारण है। अकारण लोगों से शत्रुता मिलती है, गुप्त शत्रु सक्रिय रहते हैं जो कार्यों में अवरोध पैदा करते रहते हैं। पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो जाता है, विवाह में विलंब या वैवाहिक जीवन में तनाव के कारण विच्छेद की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती इत्यादि के जो लक्षण है मानव जीवन में, ये भी काल सर्पयोग के ही लक्षण जानना चाहिए। सबसे अधिक अनिष्टकारी के बता रहे हैं। सर्वाधिक अनिष्टकारी समय कब आता है, तो जातक के जीवन में जब जब सर्वाधिक अनिष्टकारी समय होता है, राहु की महादशा हो, राहु की प्रत्यंतर दशा हो, अथवा शनि सूर्य अथवा मंगल की अंतरदशा, जब जब ताप ग्रहों की दशा अंतरदशा मानव जीवन में पड़ता है, तब तब ज्यादा अधिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। जीवन के मध्य का लगभग 40 से 50 वर्ष की आयु में ग्रह गोचर में कुंडलियों में जब जब काल सर्पयोग बनता हो, उपरयुक्त अवस्था में काल सर्पयोग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है, एवं जातक को समय समय पर इसका जो है भगवान शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। अपने जो है विशेष करके इनका शांति कराना चाहिए। इसको आपको ऐसे ही आप छोटे मोटे नहीं, विधि विधान पूर्वक विद्वानों के साथ, अच्छे विद्वानों से काल सर्पयोग की शांति जरूर कराना चाहिए, जो इस शास्त्र का वास्तव में ज्ञान रखता हो, ठीक है। और उपर्युक्त अवस्था में काल सर्पयोग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है एवं जातक को इस समय शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक क्षेत्र में कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है। अब ये विशेष करके ये बताया गया। अब इसके पीड़ा के लिए शांति कहाँ कहाँ करना चाहिए,
तो कालहस्ती शिव मंदिर है तिरुपति, वहां करा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में ये भी प्रसिद्ध है। इलाहाबाद त्रिवेणी संगम वहां भी, और त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ में भी, त्रिनागेश्वर मंदिर भी जो है वहां पर भी ये लिखा हुआ है। सिद्ध कालीपीठ कलकत्ता, भूतेश्वर महाकाली मंदिर घर में भी करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आपको बाहर, आपको ऐसा भी होता है कि नासिक इत्यादियों में अच्छी तरह से आजकल आपको विद्वान तो हैं, लेकिन सही विद्वान को पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। कि आपको 1000 रुपए में काल सर्पयोग शांति करा देंगे, 500 रुपए में काल सर्पयोग शांति करा देने वाले भी मिल जाएंगे आपको। और विधि विधान से होना चाहिए इसका, विशेष करके काल सर्पयोग शांति किसी पवित्र नदी तट, नदी संगम, नदी किनारे, स्मशान, नदी किनारे मंदिर अथवा किसी काल भी सर्पयोग की शांति कितने रुपया में हो जाता है? काल सर्पयोग को कितने पैसे में होती है? देखिए अच्छे विद्वान जो होते हैं वो विधि विधान करेंगे तो आपका 20, 25, 30,000 के 30,000 खर्चा होगा। अगर 5 ब्राह्मण बुलाएंगे, अगर जप कराएंगे अच्छे विद्वान के द्वारा, आपको 4-5 दिन कार्यक्रम होगा तो खर्चा होगा आपका रुपया। अगर भोजन पानी राहु केतु का जो जप संघ से 4 गुना, कलयुग में उसका जो होता है 4 गुना जप कराना चाहिए। ठीक है, तो कोई आवश्यकता नहीं है। जो काल सर्पयोग कुंडली वो तो आप कहते हैं कि एक चांदी का रहेगा, बाकी जो है 8 जो है तांबे का रहेगा। तांबे का कलश पे उस पे रख कर तब उसका विधिवत पूजा होता है। वो तो देखिए वेदी बनाते हैं, वेदी में वो चीज करते हैं। मुख्य एक जो काल सर्प उसका करते हो जाता है। अब जो है संयुक्त होता है, सबसे पहले बनाना चाहिए, तो बढ़िया दिखा हो जाएगा। सोने से श्रेष्ठ फल, सोने का बनाने आप असमर्थ तो फिर चांदी में आ जाएगी। चांदी में बनाने में पूरी सोने का तार का तो बनता है ना। हाँ, अब सोने में बनाने में असमर्थ हैं तो आप चांदी में आ जाइए, चांदी में असमर्थ हैं तो आप तांबे में आ जाइए, तांबे में असमर्थ में आप पीतल इससे बना लीजिए।